चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक के अड्डे चकनाचूर आज का विषय, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले का जवाब भारत ने पाकिस्तान से ले लिया है, पाकिस्तान को दे दिया है, या यूं कहें कि कड़ा प्रहार पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद को लेकर के किया है। भारतीय जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में आधी रात को पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और इस स्ट्राइक में लश्कर के ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के दर्द और जख्मों पर सेना के ऑपरेशन सिंदूर से आज मरहम लगा है। देश भर में भारतीय सेना की सराहना की जा रही है, उसके शौर्य की, वीरता की सराहना हर कोई कर रहा है। तो वहीं भारतीय सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय की तरफ से संयुक्त रूप से मीडिया को इस बात की जानकारी दी गई कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें यह बताया गया कि केवल आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। पहले हमने टारगेट तय किए और उसके बाद सटीक हमले किए गए और एक भी निशाना चूका नहीं, और तमाम जितने भी आतंकी ठिकाने थे 9 जगहों पर, वहां पर सीधा अटैक किया गया और इससे आतंकवाद की, आतंकियों की कमर टूटी है। आतंक के आका घबरा गए हैं। सेना ने कहा है कि आतंकी कैंप पूरी तरह से तबाह हो गए। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। भारत ने कहा कि आतंक के अड्डों पर कार्रवाई की गई है, अगर पाक ने कार्रवाई की तो जवाब दिया जाएगा। इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। यह एक लश्कर-ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। ऑपरेशन सिंदूर की ताकत, आतंकवादियों की आफत। भारत का जवाब, पहलगाम के दर्द का हिसाब। देश भर में भारी जोश, भारत को दुनिया भर का समर्थन। हम ये चाहते हैं कि ऐसे हमले और हमें जल्द से जल्द इन आतंकवादियों से छुटकारा मिले। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। ऐसे और करते ही रहे, उग्रवादियों को नष्ट कर दिया बिल्कुल। भारत को चेतावनी, पाक ने कार्रवाई की तो देंगे जवाब। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश every terrorist and their backer। लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। बीजेपी ने कहा, पहलगाम हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि। कांग्रेस बोली, सेना पर गर्व सरकार के साथ। और देश के विपक्ष ने भी, राहुल गांधी जी समेत सबने एक स्वर में कहा कि हम सरकार के साथ में हैं। हर भारतीय जो है वो गौरवान्वित है अपनी सेना के ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक के अड्डे चकनाचूर। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लिया और पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी, आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया है। जल्दी से एक नजर डालते हैं आज के सवालों पर। सबसे पहला सवाल, आतंक के अड्डों का हिसाब पाक हुआ बेनकाब, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकवाद को पाला पोसा जा रहा था, वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी और जो खुंखार आतंकी है उनके अड्डे किस तरीके से तबाह किए गए हैं भारत की तरफ से, वो भी पूरी दुनिया ने देखा है। वहीं सवाल नंबर 2, दिखाई झांकी या फिर अभी भी पिक्चर बाकी, क्योंकि देश भर से आवाज यही उठ रही है कि चाहे कितनी ही कड़ी कार्रवाई क्यों ना करनी पड़े, आतंकवाद को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किए बिना नहीं छोड़ना है। भारत ने और प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार साफ और सख्त संदेश ये दिया गया था और अब सेना की कार्रवाई में यह नजर भी आया है। सवाल नंबर 3, संदेश साफ, बर्दाश्त नहीं आतंकवाद। ये भारत ने न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया है कि अब
आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज की डिबेट की शुरुआत करें, चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले मैं हमारे खास मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकी देता रहा, लेकिन जैसे ये कार्रवाई हुई पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई वो पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरीके से वहाँ पर आतंक के अड्डे नेस्तनाबूद हुए हैं और उन पर एक सीरियस अटैक किया गया और अचूक अटैक किया गया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रताप राव हमारे साथ हैं, साथ ही साथ आर तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ एनके सूद साहब हैं, पूर्व रॉ के अधिकारी, और साथ ही हमारे साथ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सत्यपाल कटेवा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेरे साथ स्टूडियो में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कैप्टन मंजुला कटोच भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। कैप्टन मंजुला कटोच, आप ही से मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले कैसे आप देख रही हैं भारत का आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ा एक्शन और कड़ा एक्शन? सबसे पहले थैंक यू सो मच, जय हिंद आप सभी को, और थैंक यू सो मच जो आपने आज के इतने महत्वपूर्ण दिन में मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे स्टूडियो में आके पूरी जनता की आवाज़ बन सकूँ। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अब आपके सवालों का जवाब देते हुए, आज का हमारा ये जो दिन है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन हमने एक बहुत ही कड़ा संदेश जो है पूरे देश को, पूरे विश्व को दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा, हम कभी भी झुकेंगे नहीं, एंड वी विल ऑलवेज स्ट्राइक बैक, जो हमने आज किया है। और ये अभी काफ़ी सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जो सिविलियन टेरर अटैक हुआ है उस पर हमने रिटालिएट किया, उसमें हमने स्ट्राइक बैक किया। क्योंकि इससे पहले जब हमारे पास उरी हमला जब हुआ था, जो हमारे फौज पे हमला था, उसके टाइम पर हमने स्ट्राइक बैक किया था। दिस हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब सिविलियंस पे अटैक हुआ है और हमने इस पर रिटालिएट किया है। सो दैट मीन्स हमारे लिए सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज ही नहीं, सिविलियंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके सेंटिमेंट्स हम बहुत अच्छे से समझते हैं। टॉकिंग अबाउट सेंटिमेंट्स, इसी सेंटिमेंट पे ही आधारित हमने जो ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर, सो उसका भी एक बहुत बड़ा कॉनोटेशन है। क्यों ये नाम रखा गया? ये सब सेंटिमेंट्स का ही की वजह से ही रखा गया है। लॉट ऑफ थॉट हैज़ गॉट इनटू इट, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर ये दर्शाता है कि हमारे लिए भारतीय सभ्यता में सिंदूर की कीमत जो है, वो बोलते हैं ना तुम क्या जानो मुनीर बाबू। सो ये सिर्फ बॉलीवुड में कहने का ही सेंटेंस नहीं है, बट वी एक्चुअली वी वैल्यू आवर वैल्यू सिस्टम, वी वैल्यू द सेंटिमेंट्स ऑफ द वुमेन। जिस तरह से आतंकवादियों ने वुमेन को छोड़ दिया, उनके सामने उनके न्यूली वेड हस्बैंड को शूट किया पॉइंट ब्लैंक से, और ये मैसेज देना चाहा कि जाओ जाके बता दो कि ये हमने किया है। सो हमने उस सेंटिमेंट्स की कदर की है और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में दिखाया है। स्ट्रॉन्ग वे में कैसे दिखाया है कि हमने वुमेन ऑफिसर्स को ही चूज़ किया अपनी ये डिफेंस ब्रीफ बताने के लिए, ये बताने के लिए कि हमारी वुमेन जो है, जब देश पे कोई भी मुसीबत आती है या वॉर फ्रंट है तो हमारी वुमेन भी जो है वो पीछे नहीं है। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपका ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा जाना, देन वुमेन ऑफिसर्स के द्वारा ही प्रेस रिलीज किया जाना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और थर्ड एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि डिस्पाइट हमारे पास कितनी माइट है, हम कितने पावरफुल है, हमारे पास बहुत हथियार हैं, सब कुछ है, बट स्टिल हम लोगों ने एम्पैथी से काम किया है। हम लोगों ने किसी देश पर अटैक नहीं किया है, हमने किसी मज़हब पर अटैक नहीं किया है। हमारा प्रॉब्लम सिर्फ टेररिस्ट से है और इसीलिए हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स पे ही अटैक किया है। हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, बट हमारा मैसेज जो है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। हमारा एनिमी कौन है? टेररिज्म। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। बिल्कुल कैप्टन, आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आतंकवादियों को ना केवल हमने समझा दी है, बल्कि आतंक के आकाओं को जब जब सिंदूर एक चुटकी ही भला क्यों ना हो वो दिखेगा तो उनकी रूह कांपेगी। और जैसा संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से पहले दे दिया गया था कि हम छोड़ेंगे नहीं, और आपने ठीक कहा कि ना तो हम छोड़ेंगे ना झुकेंगे आतंकवाद के खिलाफ। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सत्यपाल कटेवा हमारे साथ हैं। कटेवा साहब, इस बड़ी कार्रवाई को कैसे देखें और क्या इससे भी आगे बढ़ने की जरूरत है? इस वक्त भारत के पास में क्या विकल्प है, किस तरह की सोच है और क्या रास्ता है? देखिए हेमंत, सबसे पहले तो हमने ये दुनिया को ये बताया है कि भारतवर्ष में अगर कोई भी इसी तरह का आतंकी हमला होगा तो उस आतंकी हमले को भारत
एक युद्ध के बराबर मानेगा, उस आतंकी हमले को भारत अपनी सीमाओं पर हमले के बराबर मानेगा और उसको उसी तरह का रिस्पॉन्स दिया जाएगा। आधे घंटे यही हमने जब पिछले सर्जिकल स्ट्राइक और जो बालाकोट की जो की थी हमने जवाबी कार्रवाई, वो छोटे स्केल पे थी, परंतु अभी जो कार्रवाई हमने की है इसके खिलाफ पाकिस्तान के जो टेरर के आका हैं, जो पाकिस्तान में उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स वगैरह बना रखे हैं, उनके खिलाफ जो पहलगाम के बदला जो हमने लिया है, ये एक बहुत ही सोची समझी और पूरे आर्म फोर्सेस के जो हमारी हथियार हैं, हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है, जो हमारे पास ऐसे मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है, उन सब का इस्तेमाल करके जो टारगेट की हैं आप 9 जगह आपको बता दूं, उसमें से 3 ऐसी इंपॉर्टेंट जगह हैं। एक है भावलपुर, जहां पे मसूद अजहर का जो अड्डा है, जिसे वहां वो रहते हैं और वहीं उनका हेडक्वार्टर है, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। और इसी तरह से मुर्दी के जो दूसरी जगह है वो LAT का हाफिज सईद का हेडक्वार्टर है। और इसके साथ साथ तीसरा जो छोटा एक ग्रुप है जो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में ज्यादा एक्टिव था 1989 में उसका, और वो जो हुआ था जन्म, हिजबुल मुजाहिदीन, जिसका सरगना सैयद सलाउद्दीन है। तो ये तीनों लोगों के जो वहां से बैठ करके रिमोट कंट्रोल करके और भारत में जगह जगह पर हमले करवा रहे थे और आतंकियों को अंदर घुसा करके, चाहे वो पार्लियामेंट का अटैक हो, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, चाहे वो पठानकोट और रूडी का अटैक हो, इन सब में किसी ना किसी अटैक में इन तीनों ग्रुप्स का हाथ था। और ये तीनों ग्रुप के जो हेडक्वार्टर्स हैं, इन तीनों ग्रुप के हेडक्वार्टर्स को बर्बाद करने का काम जो हमने कल किया है, इस 9 में से 3 ऐसी जगह थी जो सब बहुत इंपॉर्टेंट थी और इनमें काफी उनका नुकसान भी हुआ। सबसे ज्यादा दूरी वाला जो जगह थी वो भावलपुर है, वो तकरीबन 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। और पंजाब स्टेट जो उनका पाकिस्तानी पंजाब है, राज्य है, उसमें उसको वो वहां पर है। और क्योंकि हमारे यहाँ से काफी दूर है, इसीलिए वहां पे वो खुल्लम खुल्ला सब तैयारियां करते थे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। कल रात को तकरीबन उनके 10 से 11 उनके फैमिली मेंबर्स हैं मसूद अजहर के, वो मारे गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको टारगेट में जो एक हमने नुमाइंदा जिसको हमने मार गिराया है, जो मुफ्ती रऊफ असगर, जो कि JEM का ऑपरेशनल हेड है, सारे के सारे ऑपरेशनल प्लान करता है, जितने आतंकवाद के ऑपरेशन JEM करता है उसका वो सरगना है। वो कल उसको मार गिराया है। और इसके साथ साथ ये बोलते हैं कि वो मसूद अजहर का भाई के बराबर है और उसका राइट हैंड माना जाता था। इसके साथ ही मसूद अजहर की बहन भी उसमें मार गिराई गई है और उसके काफी फैमिली के नजदीक जो लोग थे, उसके परिवार के मेंबर थे, उन्हें भी 10 से 12 लोगों को मार गिराया। ये एक बहुत बड़ी हमने जीत हासिल की है, उससे इनकी कमर टूटेगी। कोशिश तो ये थी कि ये तीनों मसूद अजहर और हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन, इन तीनों के जो उनके घर थे, उन तीनों पे हमला हुआ है। परंतु पाकिस्तान की ISI भी काफी चालाक है और उन लोगों ने इन तीनों सरगनाओं को वहां से शायद हटा रखा था और उनको कहीं और सिक्योरिटी दे रखी थी। मसूद अजहर वही आतंकवादी है जिसने हमारे फ्लाइट को यहाँ से डाइवर्ट करके हाईजैक करके ले गए थे और उसको पाकिस्तान की ISI ने छुटा लिया था। इससे पहले जब मसूद अजहर हमारे भारत की जेल में था, तब एक बार जम्मू की जेल में भी हमला हुआ था इसको छुटाने के लिए और काफी ISI ने कोशिश की थी कि इसको छुटाया जाए। जी कटेवा साहब, वही मसूद अजहर अब मौत की दुआ मांग रहा है, कह रहा है कि अच्छा होता मैं मर जाता, मैं क्यों नहीं मरा। ये एक भय है, ये एक डर है हमारी सेनाओं का, हमारी फोर्सेस का, इस देश का।
मैं वापस आऊंगा आपके पास में, इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सूद साहब, चूंकि हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं कि पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, पिछले अगर हम वक्त में जाएं, और एयर स्ट्राइक की है, ये ऑपरेशन सिंदूर कैसे उनसे अलग है और रॉ की इसमें क्या भूमिका रही, क्या प्लानिंग रही? देखिए, रॉ की और जो जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, रॉ है, उन सब लोगों ने। मैं आऊंगा आपके पास, वापस आ रहा हूं जी सूद साहब। देखिए, रॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे हमारी डिफेंस फोर्सेस का है। जितने भी टेरर कैंप्स हैं, इनकी सारी डिटेल रॉ के पास है। तो रॉ ने इनको इन्फॉर्मेशन दी थी सारी, कौन सा कैंप कहां पे है, कितने लोग कहां पे हैं। देखिए, जब उरी अटैक हुआ था तो उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पीओके के अंदर, इनके 2 कैंप उड़ा दिए थे छोटे छोटे। लेकिन उसके बाद जब बालाकोट स्ट्राइक हुई, जब वहां पे हमारी एयरफोर्स गई, तो हमने एक पीएम मोदी को जो सारे के सारे इनके जो टेरर कैंप से उनकी डिटेल दी गई थी। उनमें से 3 जो थे, जो कैंप थे बड़े इंपॉर्टेंट थे, बड़े थे, जैसे सवाई नल्ला जो पीओके के अंदर था। जब पीएम मोदी को बताया गया बड़ा कैंप है, तो पीएम मोदी ने कहा नहीं, हम इस टाइम पे जो अटैक करेंगे पीओके के बाहर करेंगे, क्योंकि जो पुलवामा का अटैक था बहुत बड़ा अटैक था। तो उस टाइम पे 2 ऑप्शन थी, एक था आपका भावलपुर जो पंजाब के अंदर था, लेकिन उसके पास एक मस्जिद भी थी, वहां पे एक सिनेमाघर था, और एक हाईली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर लोकेटेड था। तो वहां पे ये उम्मीद थी कि अगर अटैक किया जाएगा तो बहुत से सिविलियन मारे जाएंगे। तो पीएम मोदी ने उसको भी इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद यहाँ चुना गया बालाकोट। बालाकोट आइसोलेटेड था और रॉ के पास पूरी इंफॉर्मेशन थी कि बालाकोट के अंदर कितने टेररिस्ट बैठे हैं। और एक दिन पहले बालाकोट के अंदर एक टेररिस्टों को और रिक्रूट किया गया था 100 के करीब। तो ये था कि यहाँ पे 300 टेररिस्ट हैं, और एक प्रिसाइज अटैक किया गया। इजराइल के यहाँ से एमुनिशन लिया गया जो यूज किया गया बालाकोट स्ट्राइक के अंदर, और 300 पाकिस्तान के टेररिस्टों को मार दिया गया। लेकिन इस टाइम पे बहुत बड़ा काम किया, इस टाइम पे बालाकोट को छोड़ दिया, क्योंकि बालाकोट वैसे ही तहस नहस हो गया था और पाकिस्तान वहां पे ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था। इस टाइम पे जो सारे कैंप थे, इवन जो मेन था वो था भावलपुर, जिसको टारगेट किया गया, और इसके साथ साथ मसूद अजहर का घर था, जहां पे यहाँ पे मिसाइल गिराई गई। 14 उनकी फैमिली के लोगों को मारा गया, 14 मेंबर्स उनकी फैमिली के मारे गए। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है जो उनकी फैमिली के मेंबर मारे गए, और ये बहुत बड़ा अटैक है। लेकिन लोग क्या पूछते हैं कि क्या यही कुछ होगा, इससे बात और कुछ नहीं होगा। देखिए, इससे पहले सिंधु जल जो एग्रीमेंट था उसको हमने हटा दिया। वो हमारा एक एजेंडा था जिसको हम 40 साल से अपनी छाती पे लेके घूम रहे थे, 60 साल से, कि ये गलत टाइप का एग्रीमेंट किया गया, वो भी हमने कैंसिल कर दिया। अब ये जो अटैक किया गया है, यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं होता है। इसके बाद और ज्यादा काम किए जाएंगे, और ज्यादा पाकिस्तान को धमकाया जाएगा। पाकिस्तान को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक पाकिस्तान के अंदर सारे टेररिस्ट को हम खत्म नहीं कर देते, यानी कि उनको मिटा नहीं देते। और पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट हैं उनको पालती है पाकिस्तान की आर्मी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की आर्मी को झटका दिया जाएगा। पहला अटैक हमारा एक डिफरेंट टाइप का अटैक था, जब सिंधु जल हमने रोका। दूसरा अटैक हमारा टारगेटेड था टेररिस्टों की तरफ, और तीसरा अटैक होगा वो पाकिस्तान की आर्मी की तरफ टारगेट किया जाएगा। उसकी भी पूरी तैयारी की जा रही है। देखिए, जब तक पाकिस्तान की आर्मी रहेगी, टेररिस्ट पलते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर, एक नहीं तो दूसरा आ जाएगा। और यहाँ पे जो मेजर टेररिस्ट थे उनको हमने कभी टारगेट नहीं किया, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, क्योंकि हमारा उस टाइम पे टारगेट अलग था। हाफिज सईद को हम कभी भी टपका सकते थे, टपकाएंगे अब भी। वहां पे बहुत से अननोन गनमैन घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया की मदद कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप देखिएगा अगले कुछ दिनों के अंदर हाफिज सईद और असद और मसूद असद जैसे लोग, इनको भी टपका दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक दूसरा एजेंडा चलेगा कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, क्या पीओके की तरफ से तोड़ा जाए या बलूचिस्तान की तरफ से। 1971 का एजेंडा एक अधूरा रह गया था पाकिस्तान को तोड़ने का, वो एजेंडा इस टाइम पे पूरा किया जाएगा। और जो भी हमने काम करना करेंगे, हमारी हिम्मत है, हमारे दम है हमारे अंदर। और मेन हमारी फोर्सेस तब एक्टिव होती हैं, या डिफेंस फोर्सेस तब एक्टिव होती हैं, इंटेलिजेंस फोर्सेस तब एक्टिव होती हैं जब गवर्नमेंट एक्टिव हो। अगर गवर्नमेंट कमजोर हो तो हम भी कमजोर पड़ जाते हैं। तो आज गवर्नमेंट स्ट्रांग है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन आज 2 मुआ साहब वो फन फैला रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान को मैसेज आएगा, इसके साथ साथ कुछ और कंट्री को मैसेज आएगा, पर्टिकुलरली बांग्लादेश को और दूसरा मालदीव को, जो हमको आंख दिखाते हैं। फिर एक मैसेज आएगा टर्की को कि तुम कब तक पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे, और एक मैसेज आएगा चाइना को। और ये जो टेरर अटैक किया गया इंडिया के अंदर, इसके अंदर चाइना का डायरेक्ट हाथ है। चाइना पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सपोर्ट कर रहा था, एनकरेज कर रहा था कि इंडिया पे अटैक करो, क्योंकि चाइना चाहता है कि उसकी अटेंशन डाइवर्ट रहे, जो उसके ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं यूएस की तरफ से। और टैरिफ
और चाइना हमेशा पाकिस्तान को आगे करके इंडिया को अटैक करता था, ताकि इंडिया की तरफ से उनका चाइना की तरफ से अटेंशन डाइवर्ट रहे। बॉर्डर पे भी हमको तंग करता था, फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलिटेंसी फैलाता था। और अब चाइना को एक सबक जाएगा इसके साथ कि तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है और हम बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। और जिस तरीके से हमने एक टेररिस्ट अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, टेररिस्टों को मारा, एक मैसेज चला गया पूरे वर्ल्ड को, इंडिया किसी की ना सुनेगा ना उसको सुनना है जब तक उसकी धरती पे टेररिस्ट अटैक होते रहेंगे। इसको संक्षेप में कहूं तो क्या ये वाकई एक ट्रेलर है और पिक्चर अभी पूरी बाकी है? क्योंकि जिस तरीके से आप संभावनाएं बता रहे हैं भारत के सामने और ज्यादा स्ट्राइक की। देखिए, स्ट्राइक की बात नहीं है। जब भी कोई वार होता है, वार के अंदर डेस्टिनेशन होता है कि आपने क्या अचीव करना है। जैसे 1971 वार के अंदर जो हमारा पर्पस था पाकिस्तान के टुकड़े करना, इसी तरीके से जो हमने आज स्ट्राइक किया है, बहुत बड़ा एक्शन किया है, इससे एक मैसेज आएगा। और एक हमारा जो एजेंडा है, यानी कि जो अनफिनिश्ड एजेंडे हैं जो हमको तंग कर रहे थे, एक था पीओके, दूसरा था सिंधु जल, ये दोनों पे एक्शन लिया जाएगा। सिंधु जल पे एक्शन ले लिया जा चुका है और सिंधु जल का जो अगला समझौता होगा हमारे फेवर में होगा, यानी कि 60% पानी इंडिया लेगा, 40% पाकिस्तान को देगा अगर पाकिस्तान बचेगा। बाकी है पीओके लेने की पूरी तैयारी चल रही है, पूरा तैयार हो चुका है इनका एजेंडा, कैसे पीओके को लिया जाए। इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी आर्म फोर्सेस ने पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया है पीओके को पाकिस्तान से अलग करने का। हम अभी रुकने वाले नहीं हैं आतंकवाद के खिलाफ, और पूरी दुनिया हमारे सपोर्ट में है, कह रही है कि आतंक के खिलाफ जो भारत की जंग है उसमें हम साथ हैं, और ये भी हमारी एक वैश्विक स्तर पर बड़ी जीत। सूद साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो है मैसेज जो हमें देना था वो क्लियर हम दे चुके हैं, हर मोर्चे पर दे चुके हैं। तिवारी साहब, क्या अब आपको क्या लगता है कि राजनीतिक हिसाब से और जिस तरीके से कार्रवाई की है हमारी सेना ने, उस हिसाब से कि ये वाकई एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी की पूरी बाकी है? हेमंत, मैं सबसे पहले तो देश के सबसे लोकप्रिय टीवी चैनल आपके माध्यम से देश के तीनों सेनाओं को सैल्यूट करते हैं कांग्रेस की ओर से। और आज ही हमारे CWC की मीटिंग में तय किया गया कि हम हर तरीके से सरकार के साथ में हैं। देश की सेनाओं के वीर जवानों ने, चाहे वो नभ सेना कहो, थल सेना कहो, जल सेना कहो, उन्होंने भारत का झंडा दुनिया में बुलंद किया। और आज याद दिला दिया कि 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में लाहौर में भारत का झंडा फहराया गया था। फिर आज इंदिरा गांधी को याद दिला दिया कि जिन्होंने पाकिस्तान को चीर करके 2 टुकड़े कर दिए। आज हम सब कांग्रेस वाले तमाम विपक्षी दल भारत सरकार के साथ में हर कदम पर हैं। वो जो भी कदम उठाएंगे हम भारत सरकार के हर काम के साथ में। आपको आज देश का आज आपने इस बात को लेकर के मंथन तो किया होगा कि मोदी जी ने पाकिस्तान को नानी याद दिला दी। सवाल है कि हम मोदी जी के साथ में हैं जी। 22 तारीख को जो आतंकवादी घटना हुई, हमने दूसरे दिन ही कह दिया था, तमाम विपक्षी दलों ने, सरकार कड़ा कदम उठाए, इन आतंकवादियों को घर में घुस करके मारे। और आज मैं कहना चाहता हूं कि 9 आतंकी फैक्ट्रियों को हमने बर्बाद किया है। दुनिया देख रही है कि भारत का सैनिक 62 के अंदर जो अचानक युद्ध हुआ, थोपा गया, वो एक कड़वी याद है। लेकिन 65 में भी भारत का सैनिक उतना ही ताकतवर था, 71 में भी उतना ही ताकतवर था, आज 2025 में भी उससे ज्यादा ताकतवर है। हमने ये भी दिखा दिया कि भारत का सैन्य बल आधुनिक तरीकों से दुनिया के किसी भी जगह पे जाकर के मार कर सकता। और अभी जो राखी अधिकारी कह रहे थे, मैं भी मानता हूं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान के वो आका जो भारत के अंदर आए दिन इन आतंकवादियों को भेज करके जो भारत के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करते थे, आतंकवादी घटनाएं करते थे, आज भारत सरकार और सेना ने मिलकर के जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, वो मेरी बेटियों के, मेरी बहनों के जो सिंदूर मिटाने का काम किया था इन पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, आज मेरी बेटियां और मेरी बहनें शौर्य से, उनको लग रहा होगा कि हाँ आज बदला लिया गया। हम पहले भी साथ थे, आज कोई हिंदू नहीं,
कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, हम सब मिलकर के हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। पहले राष्ट्र राजनीति में घात प्रतिघात करते रहेंगे, जब देश के ऊपर अगर कोई संकट आता है, अच्छी बात है। तो मुझे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देश, मेरे को अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी याद आ रही है। प्रताप जी बैठे हैं, जब 71 में दुर्गा का अवतार मान लिया इंदिरा गांधी जी को, तो वो सब दल से अलग थे, वो राष्ट्र प्रथम था। आज भी हम कह रहे हैं देश रहेगा तो राजनीति कहेगी, अगर देश पर संकट आएगा तो काय की राजनीति। साहब, सीडब्ल्यूसी की बैठक में फिर उन लोगों को लेकर के क्या चर्चा हुई कि टॉप लीडरशिप तो कह देती है कि हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेता जो लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे हमारी सेनाओं का, हमारी आर्म फोर्सेस का मनोबल डाउन होता है। सर हेमंत, मैं सही कह रहा हूं। अब हर दल में कोई छुटभैया नेता होते हैं जो टीवी पे आना चाहते हैं, जो अखबारों के हेडिंग बनना चाहते हैं। ये बीमारी तो हर दल में है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं, हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी, देश के नेता हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बैठ करके और सर्वदलीय मीटिंग बुला करके एक अच्छा संदेश दिया है कि हम इस संकट की घड़ी में कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, केवल एक पक्ष है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा सैनिक जिंदाबाद, भारत मां जिंदाबाद। तारीफ कर रहा है आज हर देशवासी इस बात की तारीफ कर रहा है, आपके स्टैंड की भी तारीफ कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह था कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या आप लोगों ने यह तय किया कि टॉप लीडरशिप जो फरमान जारी करती है उसके अगेंस्ट जाकर के कुछ लोग जो है वो मोरल डाउन करते हैं भारतीय सेना का, हमारे सैनिकों का, उनके खिलाफ क्या कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन का प्लान बनाया है आप लोगों ने, या सहन करते जाएंगे ऐसे ही? हेमंत, सीडब्ल्यूसी के अंदर हमारे सर्वोच्च लीडरशिप है, उनमें से किसी का बयान नहीं था। मैं कह रहा हूं छुटभैया नेता हर दल में होते हैं जो टेलीविजन की बिहार सुर्खियां कांग्रेस बनना के चाहते प्रदेश हैं, अध्यक्ष छुटभैया नेता हैं आपके, सीडब्ल्यूसी के रॉबर्ट आगे वाड्रा तो सब छुटभैया नगण्य नेता हैं हैं। आपके, मैं वो नेता ही नहीं कांग्रेस में, उनका क्या कर्नाटक लेना के देना? मुख्यमंत्री छुटभैया वो नेता हैं पार्टी के आपके। हमारे नेता ही नहीं। मैं कह रहा हूं नहीं नीति निर्धारण समिति के सामने कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं। जब खड़गे साहब ने कह दिया, जब राहुल जी ने, सर अगर उसके कोई विपरीत जाता है तो हमें सख्त संदेश तो देना पड़ेगा ना। अगर आप सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस पर मंथन करके भी कार्रवाई होगी, और एक चाबुक चलता तो आगे से कोई इस तरह से देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली बात नहीं बोलता। सर हेमंत, इस पर भी कार्रवाई होगी कि छुटभैया नेताओं को मैसेज आएगा कि आज देश के अंदर आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जब सर्वोच्च निर्धारण समिति ने कह दिया नेशन फर्स्ट, सरकार और सेना के साथ में है, वो जो भी एक्शन लेंगे हम उनके साथ है, कंधे से कंधा मिला करके भारत मां की जय और सैनिकों के साथ में। एक और छोटी सी बात संक्षेप में तिवारी साहब, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि देखिए ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है। क्या सीडब्ल्यूसी में इस बात को लेकर के भी चर्चा हुई कि विपक्ष इस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कुछ रखने वाला है? नहीं, वो जो प्रधानमंत्री जी बैठेंगे या गृह मंत्री जी बैठेंगे, एजेंडा तो वो देंगे। फिर कह रहा हूं, आंखें बंद करके देश के साथ में बहुत अच्छी जो बात है। प्रधानमंत्री जी चाहेंगे, जो रक्षा मंत्री जी चाहेंगे, जो गृह मंत्री जी चाहेंगे, हम उनके साथ में मजबूत कंधे के साथ में खड़े हैं। हेमंत जी, प्रताप जी, विपक्ष का भी साथ है और सेनाओं ने जो वीरता, अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया है, आज पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। देश जब से आंख खोली आज सुबह, उसके बाद से ही लगातार जश्न की तस्वीरें हम सब देख रहे हैं। हाँ हेमंत, महाभारत का प्रसंग याद आता है। युधिष्ठिर ने कहा था वयम पंचाधिक शतकम, यानी कि हम जब बाहर वाले से लड़ाई होगी तो हम 5 और 100 नहीं 105 हैं। तो आज भारत ने दिखा दिया है। आज हम आर तिवारी जी की बात सुन रहे हैं, आए दिन रोज डिबेट में हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन आज एक ही ध्वनि निकल रही है, एक ही मंशा है, एक ही लक्ष्य है और एक ही बात है कि भारत माता की जय। तो यही भारत की एक खासियत है, यही सनातन सत्य है यहाँ का कि जब देश पर हमला होता है, देश के दुश्मन भारत पर हमला करते हैं तो पूरा देश एक होकर उस दुश्मन के खिलाफ खड़ा होता है। यही तो हमारी ताकत है और इसी ताकत के दम पर हमारे जो जवान हैं वो सीमा पार जाकर
दुश्मनों को खदेड़ देते हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि आतंकियों ने पहलगाम में उनसे पूछा था उनका धर्म क्या है, और हमारे देश के जवानों ने बता दिया कि उनका धर्म क्या है। उनका धर्म है इस देश की रक्षा करना, इस देश के लोगों की रक्षा करना, इस देश की आस्था की रक्षा करना और आतंक से इस देश के लोगों को बचाना, और जहां जहां आतंकवाद है उसको खत्म करना, आतंक के अड्डों को खत्म करना। और यही आज दिखा दिया इतनी दूरी पे। आज दुनिया के देखिए, हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन आज देश की सेना ने जो शौर्य दिखाया है वो शायद दुनिया में, इतिहास में नहीं मिलता कि आखिर में 100 किलोमीटर दूर बिना सीमा को पार किए और ड्रोन के जरिए, मिसाइलों के जरिए किस तरह से, क्या सटीक निशाना जो भारतीय सेना ने लगाया है, इतनी सटीकता क्या हो सकती है कि सीधे के सीधे अड्डे जाके वहां खत्म हुए और मसूद अजहर जैसे खूंखार राक्षस आज रोने को मजबूर हुए हैं। तो ये साफ बताता है कि भारत की सेना न केवल प्रोफेशनल है, लक्ष्य निर्धारित है और बहुत ताकतवर है। देखिए, कुल मिलाकर जो आज जो स्थिति बनी है वो पाकिस्तान के सामने रोने जैसी है। पाकिस्तान अब बिलबिला रहा है। जो पाकिस्तान गीदड़ की बमकी देता था और अपने एक जो पाव भर के एटम बम दिखाता था, पता नहीं वो कहां छुपा बैठा है, उसका सेना अध्यक्ष का भी पता नहीं है। पाकिस्तान की ओर से अब कोई आवाज नहीं निकल रही। वहां के नेता रो रहे हैं और वहां के नेता दुनिया भर में अपने को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो ये है हमारे भारतीय सैनिकों का पराक्रम। देखो, एक बात मेरे को याद आती है कि जब पहलगाम में हत्या हुई थी तो जिन माओं के बेटे गए थे तो एक बात निकली थी, देखो वीर जवानों अपने खून पे इल्जाम ना आए, मां ना कहे कि वक्त पड़ा तो मेरे बेटे काम ना आए। लेकिन भारतीय जवानों ने सिद्ध कर दिया, जब जब वक्त आया है इस देश में, यहाँ के जवानों ने माओं का साथ दिया है, बहनों का साथ दिया है। और जो सिंदूर उजाड़ा था, उस सिंदूर को उजाड़ने वालों को उजाड़ कर आज बता दिया है कि अब दुनिया भारत की ओर गलत निगाहों से ना देखे, गलत इशारों से ना चले, भारत को कमजोर ना समझे, भारत के खिलाफ कोई आंख ना उठाए। और आज भारत दुनिया का ताकतवर देश बनकर केवल उभरा ही था, लेकिन आज बता दिया है, जता दिया है, दुनिया को बता दिया है कि हम ताकतवर हैं। यही इस ऑपरेशन की प्रताप जी, देखिए, देश एकजुट हो, सेना का शौर्य हो, वीरता हो और इसके साथ साथ पॉलिटिकल विल भी हो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आप लोगों ने आज पूरे देश को ये आश्वस्त किया है, इस प्रदेश को भी आश्वस्त किया है कि पॉलिटिकल एजेंडे अपने अपनी तरफ चलते रहेंगे, लेकिन जब देश की बात आए तो आप इसी तरह से एकजुटता का प्रदर्शन करें। और एक बेहतर पॉलिटिकल विल जो आज हमें देखने को मिली है, प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और हमारी तीनों सेनाओं को साथ में लेकर के उनको फ्री हैंड देना, और उसके बाद एक स्टाइल युद्ध का जो हमने देखा, कभी इजराइल और विकसित देश क्या करते थे, उसी तरह का स्टाइल जब हम गए नहीं, उसकी सीमा को क्रॉस किए बिना हमने अचूक निशाना साधा और दुश्मन को जो है इतना खौफ हो गया कि आज वहां के जो आतंकी है वो मौत की दुआ मांग रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। कटेवा साहब इसको जरा समझेंगे, लेकिन सूद साहब, एक छोटा सा सवाल यह है कि आखिरकार कैसी एक रणनीति रही, आपने बताया विस्तार से, लेकिन ये जो बड़े आतंकी हैं जिनको लेकर के हम सोच के चल रहे थे कि इनका खात्मा होगा, आगे करेंगे, ये हमारी पावर या प्रतिबद्धता है, लेकिन इसमें क्या ये कमी क्यों रही, क्यों आखिरकार ये जो हमने अटैक किया उसके निशाने से ये चूक गए? देखिए, इनको छुपाया गया, और ये बात नहीं कि हमको पता नहीं है, हमको पता कहाँ पे है वो जी, लेकिन हर एक चीज का टाइम होता है। देखा जाए तो हाफिज सईद को तो बड़ी पहले निकालने की बात थी, लेकिन छोड़ दिया गया। उस टाइम पे एक एजेंडा ये था कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालना था, लेकिन इस टाइम पे ये बच तो गए, क्योंकि एक इंडिविजुअल पे अटैक करना हमारे लिए इस टाइम पे सूटेबल नहीं था। और आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर बड़े लोग घूम रहे हैं, हमारी टीमें घूम रही हैं, अननोन गनमैन घूम रहे हैं जो इनको निपटा देंगे। आप देखिएगा, आपको बड़ी अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों के अंदर, जब अननोन गनमैन, ये जो बचे हुए आतंकी हैं, इनका पत्ता साफ कर देंगे पाकिस्तान से, इनके नामो निशान बिठा देंगे। फिर हमारे जो आर्मी है, उन्होंने जो अगले काम करने वो भी साथ करते रहेंगे, यानी कि पाकिस्तान के टुकड़े करना, पाकिस्तान POK को इंडिया के अंदर मिलाना और पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरना। इवन हम एक कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को घेरने की अफगानिस्तान की तरफ से, क्योंकि हमने सिंधु जल जो समझौता उसमें तो कंट्रोल कर लिया। पाकिस्तान के अंदर एक रिवर जाती है जिसका नाम है काबुल रिवर, और ये रिवर 700 किलोमीटर लंबी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर घूमती है। हमारी टीम गई हुई है इस टाइम के अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे 12 डैम बनाने की बात चल रही है, जिसकी पूरी अप्रूवल ले दी थी, और अगले कुछ सालों के अंदर डैम बना दिए जाएंगे ताकि पाकिस्तान का पानी वहां से भी रोका जाए।
हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, सब तरफ से पाकिस्तान को घेर रहे हैं। कुछ ऑपरेशन होते हैं शॉर्ट टर्म, कुछ होते हैं मीडियम टर्म और कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म। तो सारे ऑपरेशन पे काम किया जाएगा और जो बचे कुछ आतंकवादी हैं उनका पत्ता बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। आप इनकी खबर सुनेंगे, आपको बहुत खुशी होगी, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे जो मजदूर असद हो। साहब, ये हर देशवासी की कामना है और हर देशवासी यही कामना कर रहा है कि जल्द से जल्द वो दिन कब आए जब हम इस आतंकवाद का नामो निशान मिटा दें, उस धरती का नामो निशान मिटा दें जिस पर आतंकवाद पैदा होते हो, आतंक के आका बैठते हो। ये हम सब की कामना है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप ये बता रहे हैं कि लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। कुछ आप कहना चाह रहे हैं तिवारी साहब, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं मैं कह रहा था हेमंत, पहली बार भारत की सेना ने पंजाब, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, उसके अंदर 4 आतंकवादी ठिकानों पर सही निशाने लगाए। पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब सर्वाधिक वो उन्नत वाला राज्य है और वहां छुप करके बैठते थे। तो राके अधिकारी जो कह रहे हैं, इसका मतलब आने वाला समय बड़ा काम होगा और हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान को तहस नहस हो जाए ताकि आइंदा से मेरी माँ बहनों का, बेटियों का सिंदूर नहीं उजड़े और देश और दुनिया में हमारे शौर्य की गाथा और कहीं आगे बढ़े। ये मैं भारत की सरकार को और सेनाओं को सैल्यूट करता हूं कि आज आधुनिक मिसाइलों का उपयोग किया। 24 मिसाइलों ने 9 ठिकानों पर जाकर के सटीक निशाने लगाए। ये हमारे शौर्य की गाथा है। विस्तार से इसको समझाएंगे तिवारी जी कि आखिरकार किस तरीके से हमने अचूक निशाने लगाए हैं और किस तरीके से वॉर में भी अब बदलाव देखिए समय के साथ आ रहा है और हम उस बदलते हुए दौर में तेजी से बदले हैं। ये हमने दुनिया को दिखाया कि हमारी आर्मी जो है वो बिल्कुल दुनिया की बेस्ट जो है वो प्रोफेशनल आर्मी है। और लेकिन कटेवर साहब, इसको जरा समझने की जरूरत है कि हमने जब अटैक किया, हमने आतंकवाद के अड्डों को तबाह किया, उससे पहले पाकिस्तान का राग क्या था और उसके बाद पाकिस्तान के राग में कैसे बदलाव हुआ, कैसे वो बिलबिलाने लगा। देखिए, पहला पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये अपने टेलीविजन में वहां पर कहा कि भारत ने हवाई सीमा में पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए जो नागरिक इलाकों पर गिरे। बाद में पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने 6 फाइटर जेट मार गिराए हैं, जिसमें 3 राफेल है, 2 MiG-29, एक सुखोई है। LOC के पास भारतीय चेकपोस्ट भी तबाह किया। तीसरा अलग ही बयान आया, उसमें यह कहा गया कि हमले की जो लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या वहां से सामने आने लगी। पाकिस्तान ने रात को 2 बजे का हमले 5 ठिकानों पर हुए, 3 लोगों की मौत हुई। 3 घंटे बाद सुबह 5 बजे के आसपास जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस है ISPR, उसके डायरेक्टर ने कहा कि भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी। ये क्या दिखाता है पाकिस्तान का? देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो जो इस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की मीडिया करती है उसको चेक करने के लिए आपने देखा होगा कि कितनी सारी उनकी सोशल साइट्स थी जो यूट्यूब पे आती थी, उनको बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट हो रहे थे उनको यहाँ पे सुनने के लिए बंद कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जो ऑपरेशंस अभी कल जो रात को ऑपरेशन हुआ है, ये ऑपरेशन पुरानी लड़ाई को अगर कंपेयर करोगे तो 71 की लड़ाई और 65-62 की लड़ाई वो जमीन के लिए लड़ाई होती थी कि आप किसी भी चीज पे हमला करेंगे और उसे कब्जा करके उसको अपने साथ मिलाएंगे, मतलब जमीन को कब्जा करने की लड़ाई हुआ करती थी जी। अभी आज का जो ऑपरेशन था ये टारगेट को उसको कंकर करने की, उसको ऊपर पहुंच के उसको ऊपर कब्जे में लेने के लिए नहीं था, ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमला था। जिस तरह से इजराइल भी इस तरह के हमला करता रहा है और ईरान पे, लीबिया पे अमेरिका ने हमला किया था एक बार, जब उनके कर्नल गद्दाफी जो उनके राष्ट्रपति थे उस समय के, उनके डिक्टेटर थे वहां के, उनके घर पे हमला किया था, उनकी बेटी को उसमें मार गिराया था। तो इसी तरह से ये जो हमले किए हैं ये टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया। और किस तरह के टारगेट डिस्ट्रॉय किए हैं हमने इस हमले में? टेरर के टारगेट्स, कोई भी मिलिट्री वैल्यू का टारगेट डिस्ट्रॉय नहीं किया है, कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं किया है। इतना प्रिसीजन, ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है ये स्पीड और प्रिसीजन से और सरप्राइज तीनों चीजें एलिमेंट मिला करके इसको हमने हासिल किया है। और ये बहुत जरूरी है किसी भी सेना के
किसी तरह के ऑपरेशंस में स्पीड और उसकी जो सीक्रेसी है वो बहुत जरूरी है, और दुश्मन को सरप्राइज वो करे ये भी एक बहुत जरूरी एक उसके अंदर अहम हिस्सा होता है। ये हमने सब चीजें इसमें हासिल की हैं, और भारत सरकार ने ये भी बता दिया है कि क्योंकि ये किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे या उनके कोई नेशनल इंपॉर्टेंस के कोई बहुत बड़े डेपो या बहुत बड़ी कोई पेट्रोलियम डेपो या कोई ऐसे बड़े बड़े गोदाम, इनके ऊपर कोई हमला नहीं किया है। ये स्पेसिफिक जो टारगेट किए हैं वो हैं टेरर के कैंप्स, टेरर के हेडक्वार्टर्स और टेरर के सरगना। और ये अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर करेंगे। और ये जो बालाकोट और इस स्ट्राइक में यही फर्क है कि हमारे जो आर्मामेंट थे, प्रिसीजन एम्यूनिशन था, और जो एक लॉइटरिंग एम्यूनिशन करके एक मिसाइल आई है जो घूमती रहती है थोड़ा डिले करके, वो उसके ऊपर फिर टारगेट को बिल्कुल जबरदस्ती तरीके से उसको बर्बाद करती है। ये सारी चीजें उस समय नहीं थी, और 9 जगह के ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करना और बिना किसी कोलेटरल डैमेज के, कोई सिविलियन खतरा नहीं हुआ है, कोई और किसी जगह पे कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसको हासिल करना ये हमारी सेनाओं के जो हमारी मॉडर्न सेनाएं हैं और जो सेना की प्लानिंग है उसका एक बहुत ही दुरुस्त नमूना हमने दुनिया के लिए पेश किया है। जी कैप्टन मंजुला, क्या वाकई जिसे कटेवा साहब कह रहे हैं, हमारी सेना की रणनीति में, हमारे स्टाइल में बदलते वक्त के साथ एक बदलाव है, बड़ा बदलाव है। जिस तरह से इजराइल हमला करता था, पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि इंडिया बिना सीमा को क्रॉस किए और टारगेट को नेस्तनाबूद कर देगा। एब्सोल्युटली हेमंत, ये तो सर्टेनली है ही कि जैसे लाइफ को बोलते हैं, हम एवोल्यूशन तो चलते ही रहता है, हम इवॉल्व करते रहते हैं, वैसे ही हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी स्ट्रैटेजीज भी इवॉल्व करती रहती हैं एज पर द टाइमिंग्स। बट यहाँ मैं एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी बोलना चाहूँगी कि जहाँ आज हम बहुत जश्न मना रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं अपनी सक्सेस को लेके, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आज का एक ये जो दिन है वो रिफ्लेक्शन का भी दिन है। हम लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्या हुआ, क्यों हुआ और हमारी आगे की रणनीति क्या है। बहुत ज़ोर ज़ोर से लोग चीख चीख के बोल रहे हैं अभी आगे भी होना चाहिए, पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त से सब कुछ, बट इन सारी चीज़ों का दामोदार जो है वो सिर्फ डिफेंस फोर्सेस पर नहीं होता है। हम लोगों को सिविलियन जो हमारी पॉपुलेशन जो है, हमारे सिटीजन जो है, हम सबको साथ मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम सबको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ताकि ये घटनाएं आगे ना हो, बिकॉज एवरी टाइम दिस कैन नॉट हैपन कि वो कोई टेरर अटैक करें और हम लोग रिटेलिएट करें, हम लोग स्ट्राइक्स करें। ये चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए। हमें कहीं ना कहीं एक फॉर्मेट को प्लेस में लाना पड़ेगा कि ऐसा कुछ होए ही ना। वो कब नहीं होएगा? जब आम जनता जो है वो उतनी ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, सिक्योरिटी को उतना ही ज़्यादा गौर से देखेगी और उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो आज हम लोगों को बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, बिकॉज हमें नहीं मालूम कि आगे अभी पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करने वाला है। सो हम लोगों को एक्सुबरेंस में अपने होशोहवास नहीं खोलने हैं, खुश रहने का टाइम है, बहुत अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ हम लोगों को बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होना है, बहुत केयरफुल होना है। आगे के दिन हमारे लिए थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं, जैसे आज मॉक ड्रिल हो रही है हर जगह पे। सो उसके लिए हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की ज़रूरत है। तो इट्स टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। कैप्टन, आप कह रही हैं कि नागरिकों को देखिए भावावेश में आकर के या भावुकता होती है देश को लेकर के, और जब भी बात आती है देश पे, दुश्मन देश की, तो इन सब के साथ साथ हमें एक जिम्मेदार नागरिक भी बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? मतलब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या करना होगा हमें आने वाले दिनों में, जैसे हम जिम्मेदार नागरिक बने रहें। जैसे आज से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मॉक ड्रिल जो है हमें उसको बहुत सीरियसली लेना है। जो भी उसके गाइडलाइंस बताई गई हैं उन सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना है। हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो सोशल मीडिया पे भी बनना है ना। हम लोग को बहुत ज़्यादा आदत है, वो एक्सुबरेंस की आदत है, लाइक्स की आदत है, सब्सक्रिप्शन की आदत है। हम लोग जो भी वीडियो होता है, स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जो होता है, वी टेक प्राइड और फटाफट से वो पोस्ट कर देते हैं। सो वी हैव टू शो आवर डिस्क्रिशन कि कौन सी चीज़ हमें वर्ल्ड के सामने कब लानी है और कब नहीं लानी है। तो उसके लिए आई विल रिक्वेस्ट आप लोगों का न्यूज़ रूम, सोशल मीडिया चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, इन सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि लेट्स बी वेरी वेरी डेलिबरेट। और क्योंकि जो हमारी फौज कर रही है वो सरप्राइज आइटम, अभी सर हमारे सत्यपाल सर हमें बता रहे थे, सरप्राइज आइटम तभी आ सकता है जब उनके पास, जो हमारे एनिमी है उनके पास पहले से ही हमारी इन्फॉर्मेशन ना पहुंच जाए कि हम आगे क्या करने वाले हैं।
सो जो भी कंट्री के अंदर चल रहा है, जो हमारी मूवमेंट्स चल रही हैं, उनका वीडियो नहीं बनाना है, वो हमें सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करना है एक्सुबरेंस में कि मुझे मालूम है कि क्या स्ट्रैटेजी है, हम लोगों को लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना है। सो वो एक जिम्मेदार नागरिक की कर्तव्य है। एंड कभी भी कोई चीज़ जो है ना बाहर से होना बहुत इजी नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई अंदर वाला इन्वॉल्व हो। जैसे है ना वो घर का भेदी लंका ढाए, वो हमारे इसने ही बताया, हिस्ट्री में ही बताई गई है ये चीज़ें। जब तक कोई इंसाइडर इन्वॉल्व नहीं है, पहलगांव में भी जब तक कोई इंसाइडर इन्वॉल्व नहीं है, बाहर वाले की हिम्मत नहीं हो सकती अटैक करने की। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। हमारे आसपास कौन है, क्या कर रहा है, कोई डिफरेंट इंसान दिख रहा है, उसके हाव भाव कुछ डिफरेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है, वो ठीक टाइम पे रिपोर्टिंग करनी है, तभी हम लोग एक सिटीजन जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाएंगे। और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वी एज अ नेशन, हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी अगर संदिग्ध लगे तो हमें ऐसे नहीं है कि जाने दें, इसको छोड़ देते हैं, तो हमें तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, चाहे नज़दीकी थाने में हो या फिर जहां पर भी सिविल डिफेंस के लोगों को हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कैप्टन, आप कह रही हैं कि आंख नाक कान सब कुछ हमें खुला रखना है और तभी हम जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकार पर छोड़ दें, हम भावुकता में नारेबाजी कर रहे हैं, तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। और मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को ये बताया है। सूद साहब, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा एक प्लानिंग की और उसके बाद सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया है कि भाई कहाँ पर हमें वार करना है, उसके बाद हमने लॉक किया और उसके बाद हमने उस पर अटैक किया पूरी तरह से। और आप कह रहे हैं कि ये आगे भी इस तरह से प्लानिंग पूरी हमारी चल रही है कि हम मुंह तोड़ जवाब दे पाएं। क्या चुनौतियां चल रही है? देखिए बिल्कुल चल रही है। देखिए बेसिकली क्या है कि रॉ ने इन्फॉर्मेशन दी, रॉ से मांगा कि इन्फॉर्मेशन दो, रॉ ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी कहाँ कहाँ पे कैंप्स हैं, और उसके बाद एक चॉइस छोड़ दी आर्मी के पास, एयरफोर्स के पास और नेवी के पास कहाँ कहाँ उनको अटैक करना। इसी तरीके से 1971 वार से पहले इंडिया ने पूछा था हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से कि आपको क्या क्या चाहिए, तो रॉ ने उसी टाइप पे उनको इन्फॉर्मेशन देती थी, कराची पोर्ट की इन्फॉर्मेशन दे दी थी, और तभी हमारी आर्मी एक्ट कर सकती है। अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं होगी तो आप इस तरीके से ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो एयरफोर्स है उसकी आंखें नहीं होती, आंख तो उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, और इंटेलिजेंस का काम यह है कि अपने फोर्सेस को सपोर्ट करना। और देखिए जितने भी ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे एक काम किया जाता है कि बड़े कम लोगों को बताया जाता है, चाहे रॉ के अंदर हो चाहे कहीं भी हो, सिर्फ कनेक्टेड लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है और आम पब्लिक से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती कि उसको लीक कर सके। और तभी देखिए जो ऑपरेशन होते हैं तो बड़े तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं। और रॉ के अंदर भी जो एक सीट पे आदमी बैठा है उसके साथ की सीट वाला क्या काम कर रहा है उसको वो भी नहीं पता होता। तो ये जो काम किए जाते हैं बड़े सीक्रेसी से किए जाते हैं। और ये देखिए जो ऑपरेशन हो रहा था उस टाइम पे अजीत डोभाल बैठे थे, पीएम बैठे थे, जब बालाकोट हुआ था तब भी पीएम जाग रहे थे, उस टाइम पे एयर चीफ जाग रहे थे, तो सारे ऑपरेशन को वॉच कर रहे थे, देख रहे थे क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है। जो ये भी ऑपरेशन किया गया यहाँ पे हमारी जो डिफेंस फोर्सेस के इंटेलिजेंस के लोग पूरे तरीके से उसको मॉनिटर कर रहे थे। और इससे पहले भी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के साथ जिनको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, अदरवाइज ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं की जाती और इसके लीक होने का कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, आम पब्लिक से शेयर नहीं की जाती, तो तभी हमारे सक्सेसफुल होते हैं। और देखिए फ्यूचर के अंदर भी होगा, बहुत कुछ होना है, क्योंकि ये ऑपरेशन करके हम सोचे कि हमने काम खत्म कर लिया, अभी सांप जिंदा है, सांप घायल हुआ है, सांप को मारना पड़ेगा, उसका सिर कुचलना पड़ेगा और उसको बर्बाद करना पड़ेगा। साथ में ये जो ऑपरेशन हुआ है इसके बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे, यानी कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बांग्लादेश के ऊपर भी और इंडिया के अंदर जो जिहादी बैठे हैं उनके ऊपर भी, और साथ में जो हमारे और दुश्मन बैठे हैं चाहे चाइना हो चाहे मालदीव हो, इन पे भी इसका असर पड़ेगा। टर्की को भी एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि तुम जितने मर्जी TB2 ड्रोन्स बना लो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो देखिए एक मैं बात जरूर क्लियरली कहूंगा कि जो सारा ऑपरेशन किया गया है या जो मिलिटेंट पे अटैक, जो मिलिटेंट्स ने अटैक किया था, इसके पीछे फॉरेन पावर्स थी, स्पेशली मैं चाइना का नाम लूंगा, क्योंकि वो चाहता है कि इंडिया बिजी रहे, इंडिया को डिस्टर्ब करते रहे। लेकिन इस टाइप से जो ऑपरेशन किया गया, एक चाइना को भी मैसेज चला गया। चाइना जब 4 साल तक बॉर्डर पे हमारे स्टैंड ऑफ चल रहा था तो चाइना हमको कह रहा था बिल्कुल सूद साहब, और बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के हमारी सेनाओं ने अपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया है, शौर्य का प्रदर्शन किया है, जिसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। लेकिन ये भी है कि हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर व्यवहार करना है। हमारी सेना पर हम सबको भरोसा है, हमारे देश की सरकार पर हम सबको भरोसा है, और मैसेज एक ही है कि भारत एक है और हम इस तरह की किसी भी आतंकी वारदातों को बख्शेंगे नहीं।
आतंकी आकाओं पर इस तरह से और भी कड़े प्रहार होंगे।